हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स सीरीज का पार्ट 8 है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस के बारे में। बेसिकली जो स्टेट है, स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अब क्या है? प्रॉपर्टीज है गाइस हमारे सिस्टम की। प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज। सो अगर इन प्रॉपर्टीज का मैं रिलेशन निकाल दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा बन जाएगा इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन प्रॉपर्टीज का रिलेशन निकालेंगे गैसेस के केस में। सो गाइस, अब हम जो रिलेशन निकालेंगे वो हम निकालेंगे गैस लॉज की हेल्प से। सो सबसे पहला गैस लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता क्या है? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कैसे आया? हमारा कोई भी कंटेनर है, उसमें गैस है, सपोज कीजिए ऑक्सीजन, राइट। गैस की प्रॉपर्टी होती है जब भी हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है? गैस कोशिश करती है एक्सपेंड होने की, राइट। उसका वॉल्यूम क्या करता है? बढ़ जाता है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। किसमें? गैस में। सो सेकंड हमारा गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है गाइस? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इससे क्या, इसको हम लोग समझेंगे सिलेंडर पिस्टन की हेल्प से। सपोज कीजिए मेरा सिलेंडर पिस्टन डिवाइस है, यहाँ पर गैस भरी हुई है इसमें। अगर मैं इसका गैस का प्रेशर कम देता हूँ, यानी कि अगर मैं पिस्टन को पीछे की तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम जो होगा गैस का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलिए, अब हमारा तीसरा लॉ आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है गाइस? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसको समझते हैं कुछ कंटेनर्स की हेल्प से। सपोज कीजिए मेरे पास 3 कंटेनर हैं। इन तीनों कंटेनर्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, राइट। इन तीनों कंटेनर्स का टेम्परेचर भी इक्वल है, यानी कि T3 T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, और प्रेशर भी इक्वल है, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3। ये 1, ये 2, ये 3। अब जो एवोगैड्रो लॉ है वो क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अगर मेरा सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हो सेम वॉल्यूम पे, सेम टेम्परेचर पे एंड सेम प्रेशर पे, तो क्या होगा? उनका जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? वो इक्वल होगा। यानी कि गैस 1 का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गैस 2 का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गैस 3 का नंबर ऑफ मोल्स। अब इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों रिलेशंस को, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा? हमारी निकल के आएगी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, राइट। देखते हैं कैसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे। सो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? 1/P के। सो 1/P, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? N के। तो हमारा बना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाय P। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होगा? वहां पर एक कांस्टेंट आएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू RNT/P। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो हमारा बनेगा TV इज इक्वल्स टू nRT, राइट। सो ये जो इक्वेशन होगी हमारी, ये इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस की, राइट। अब इसमें प्रेशर है P, V इज फॉर वॉल्यूम,
फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। अब इसमें n और r क्या है? n जो होगा हमारा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स, r क्या होगा? गैस कांस्टेंट। गाइस ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। सो हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन को कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं और उनके यूनिट्स हम किस तरीके से लेते हैं। सो गाइस मेरे पास यहाँ पर तीन फॉर्म्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। PV इज इक्वल्स टू n r बार, r बार की जगह हम लोग RU में लिख सकते हैं इनटू T, और PV इज इक्वल्स टू mRT एंड थर्ड वन इज PV बार इज इक्वल्स टू RUT। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले n क्या है? मोल नंबर। मोल नंबर, इसकी यूनिट क्या होगी? किलो मोल, राइट। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल नंबर और दूसरी तरह से वो क्या दे सकता है? मास। सो मोल नंबर और मास, अगर मोल नंबर दिया है तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, और अगर मास दिया है तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा। सो m इज व्हाट? मास, और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, राइट। चलिए अब R बार या फिर RU यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314। इसकी वैल्यू जो है 8.314, और यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, राइट। किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। और टेम्परेचर क्या है? ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसकी यूनिट होगी केल्विन में। क्लियर? तो हमें ये क्लियर है। m इज व्हाट? मोल नंबर, इसकी यूनिट होगी किलो मोल। r बार इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8.314, और यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, और टेम्परेचर के हम लोग जानते हैं केल्विन। सो इस कंडीशन में क्या होगा? मास हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, r इज व्हाट? गैस कांस्टेंट। अब R निकालने के लिए ये जो R निकलेगा ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हेल्प से निकलेगा। वो कैसे? क्योंकि R की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है वेरियस गैसेस पे, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैल्यू अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, हीलियम की अलग होगी। सो वो कैसे निकलेगी? R इज इक्वल्स टू R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोल नंबर। सो मॉलिक्यूलर वेट, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? R की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। सो R बार क्या है हमारा? 8.314, यानी कि ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 32। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, और यूनिट क्या होगी उसकी? सेम, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, राइट। चलिए अब हमारा थर्ड इक्वेशन है PV बार इज इक्वल्स टू RUT। इस इक्वेशन में कुछ नहीं करा, ये जो n है, n उसको डिवाइड कर दिया है V से, यानी कि जो V बार होगा ये होगा V डिवाइडेड बाय n, राइट। सो ये जस्ट इसकी ही एक दूसरी फॉर्म है। सो गाइस इन डिफरेंट इक्वेशंस का यूज हम लोग करते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, और हम लोग ये हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पर हमें वैल्यू मोल्स में गिवन है तो हम मोल्स की इक्वेशंस लगाएंगे, और जहां पर मास की इक्वेशन गिवन है तो मास की इक्वेशन लगाएंगे। बेसिकली जो मास है इसको हम लोग n की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? मास इज इक्वल्स टू, जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल नंबर, राइट। अगर हम इसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लोग मास की वैल्यू इजीली निकालकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आइडल गैस की, आइडल गैस होती क्या है? सो आइडल गैस अगर हम समझें, सपोज कीजिए ये मेरा कंटेनर है और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई आइडल गैस है सपोज कीजिए, तो आइडल गैस हम लोग कैसे कहेंगे कि ये, हाँ भाई ये आइडल गैस है। सो इसमें क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स का साइज होगा, मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो वेरी लेस देन होगा किससे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से, यानी कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी
या इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू देयर साइज। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर है? सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो आइडल गैस होती है वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा और जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज्यादा लो होगा, राइट? अगर सपोज कीजिए कोई रियल गैस है, रियल गैस मतलब जैसे ऑक्सीजन हुई, हीलियम हुई। आइडल गैस हम लोग एक इमेजिनरी गैस के तौर पे मानते हैं, इमेजिनरी। और आइडल गैस का ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रियल गैसेस पे। रियल गैसेस को अगर हम लोग स्टेट में लाएं, अगर हम उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें और प्रेशर बहुत कम कर दें तो वो बिहेव किसकी तरह करती है? इमेजिनरी गैस की तरह बिहेव करती है, राइट? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड सेकंड थिंग, जो टेम्परेचर जो होगा आइडल गैस का वो बहुत ही ज्यादा होगा और प्रेशर जो होगा वो बहुत ही कम होगा।